हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रेड एफ क्लासेस से अरुण सर, सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ जो आने वाले एग्जाम में बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार होमगार्ड और जो भी अप्लाई चल रहा है फॉरेस्ट गार्ड और अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव जो एनटीपीसी और जो भी एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। और जब भी वीडियो देखेंगे, मैं तो शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि वीडियो जब भी देखेंगे तो शुरू से लास्ट तक, तब आपको फ़ायदा, यानी एग्जाम में आपको लाइक मिलेगा इसमें क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बोल रहा है कि काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है। ये सवाल है। अगर एग्जाम में पूछ दे आपसे कि काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है तो किसको बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं, ठीक है। जो झूम बोलते हैं, झूम कृषि, झूम होता है ना, उसे बोलते हैं स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब झूम क्या है, इस प्रकार सवाल पूछता है आपके एग्जाम में कि झूम क्या है। ये बिहार पुलिस में पूछा सवाल है कि झूम क्या है, तो आपका आंसर क्या है? कृषि है, एक प्रकार का कृषि है जो उत्तरी पूर्वी भारत में उगाया जाता है, जो आपको वनों को काटकर और भूमि, जो आपको वनों को जलाकर और जो भूमि को साफ करके जो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद उपजाया जाता है, वो एक तरह से क्या हुआ? स्थानांतरित कृषि यानी झूम, ठीक है। अब झूम एक प्रकार का क्या है? कृषि है, ठीक है। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? ये सवाल है आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1998, याद रखें 1998, 1998 अगस्त 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना। बहुत मोस्ट है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप पूछेगा किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये सवाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत आपका तो क्लियर है 1998। अब क्या आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो याद रखें हमारे जो उस समय वित्त मंत्री जो था जसवंत सिन्हा के द्वारा शुरू की गई थी हमारे किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। जब एग्जाम होता है कोई एग्जाम, तो एक दिवस से जरूर सवाल आता है, इसलिए मैंने एक दिवस से आज मैं वीडियो में तो एक डाला हूँ कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप का आंसर क्या हुआ? 23 जुलाई को। कितना? 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अब यहाँ पे सवाल बनेगा आपका कि 23 जो जुलाई को मनाया जाता है तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जब रेडियो प्रसारण हमारे जो शुरू किया गया था 1927, जो पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया कहाँ? बम्बई से, तो उसी के उपलक्ष्य में आपको मनाया जाता है 23 जुलाई को। अब यहाँ से आपसे पूछ देगा परीक्षा में कि रेडियो प्रसारण दिवस कब से? दिवस तो 23 जुलाई क्लियर है। अब आपसे पूछ दे कि रेडियो प्रसारण कब से शुरू किया गया, तो 1927 मुंबई, ठीक है। रेडियो प्रसारण, अब इससे ऑल इंडिया रेडियो बना। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ? तो 1936। अब यहाँ से पूछे कि आकाशवाणी कब से कहा जाने लगा? 1957। इस तरह ऐसे याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये वो आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जब 1927 में बम्बई स्टेशन शुरू किया गया। क्लियर है। अब यहाँ पे एक मोस्ट और नेक्स्ट सवाल है कि जहाँ जैव, क्या सवाल कि जहाँ जीवों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? ये सवाल है कि जहाँ जीवों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? ये सवाल आपका। तो आपका क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं दोस्तों। हॉट स्पॉट कहा जाता है। आप हॉट स्पॉट
आप ये जानेंगे हॉट स्पॉट दो भागों में मिलता है आपको, एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट। क्लियर है? हॉट स्पॉट कहाँ? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और इसी पर आप एक सवाल बनेगा कि जो जैव विविधता दिवस भी पूछता है तो 22 मई को मनाया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक क्या बोलते हैं जैव विविधता पाई जाती है या किन राज्यों में ज्यादा मिलता है, तो केरल राज्य के पश्चिमी तट पर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कहाँ? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगा आपको जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे इसी पर एक और टाइप सवाल बनाया मैंने कि यूएनओ ने 2011-20 को किस दशक के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये मोस्ट सवाल है कि यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से लेकर 2020 को 2020 तक के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो किसके रूप में? तो जैव विविधता दशक के रूप में मनाने की घोषणा की है यूएनओ ने। क्लियर है? आप चलते हैं नेक्स्ट कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अभी मैंने जस्ट बताया कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। क्लियर है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या नेक्स्ट बोल रहा है कि भी मोस्ट है कि नाबार्ड की स्थापना, आपसे एग्जाम में पूछ दे कि नाबार्ड की स्थापना पूछ दे किसके सिफारिश पे की गई थी, तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। क्लियर है? नाबार्ड का मुख्यालय आपसे एग्जाम में पूछ दे तो मुंबई, और स्थापना पूछ दे 1982। और क्या बोलते हैं नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई, तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है कि भारत में एक इसी पे एक और टाइप है सवाल है कि भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। इस तरह ऐसे सवाल देगा आपसे बनाकर परीक्षा में कि भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। तो ऑप्शन देगा आपका सेबी देगा, नाबार्ड देगा, आरबीआई देगा आपका ऑप्शन एसबीआई देगा। तो आंसर क्या हुआ? नाबार्ड। कौन सी? नाबार्ड। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, तो नाबार्ड। बिल्कुल क्लियर हो गए? चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या पूछा? भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ, जिसे बोलते हैं यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई। कहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ हुआ? मुंबई। ठीक है? यहाँ पर देखिए आपकी नेक्स्ट क्या बोला है कि हाँ एक भारतीय यूनिट ट्रस्ट का स्थापना पूछ दे, इसकी स्थापना कब हुई? 1964, फरवरी 1964 में आपका भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई। चलते हैं नेक्स्ट। अब है कि पृथ्वी की कोर में किसकी प्रधानता होती है, ये भी सवाल है। जितने हम लोग सवाल क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक के रूप में मैंने आज बना रहे हैं वीडियो, और आपको क्वेश्चन जो मिल रहा है यानी पृथ्वी की कोर में किसकी प्रधानता होती है। या पूछे पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, इस तरह सवाल पूछेगा आपसे कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, तो कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर। अब कोर में किसकी बहुलता होती है, ये सवाल पूछेगा आपसे कि कोर में किसकी बहुलता होती है, तो नीफे। तो नीफे आपको क्लियर है? नीफे की बहुलता होती है NIFE, नीफे। इसी को आपका ट्रिक है कि ट्रिक के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं कि नीफे मतलब कि निकेल और फेरस, दो पार्ट में कर दे, निकेल और फेरस। वही सवाल है कि पृथ्वी के कोर में किसकी प्रधानता होती है, तो लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। क्लियर है? अब पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है, और पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कोर में किसकी प्रधानता? नीफे की। नीफे में किसकी प्रधानता? मतलब निकेल और फेरस की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, मैंने आरबीआई का लेखा वर्ष क्या, ये सवाल आपका।
तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो माना गया है 1 जुलाई से 30 जून तक, यानी 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को समाप्त होता है आरबीआई का लेखा वर्ष। बट आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भारत का वित्तीय वर्ष माना गया तो क्या बोलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत का वित्तीय वर्ष माना गया है। क्लियर है? यानी 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्लियर हो गया, 1 जुलाई से 30 जून तक क्लियर हो गए। अब इसी टाइप पर और पूछे कि अब तो आपको मालूम है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर क्या बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको 1935, राष्ट्रीयकरण 1949, क्लियर है। और अभी आरबीआई का जो है, अभी आरबीआई का जो वर्तमान में गवर्नर है, कौन है गवर्नर? मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे आप लोग, कौन है? शक्तिकांत दास। कौन सा? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। बिल्कुल आप लोग याद रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। शक्तिकांत दास है, बिल्कुल सही जवाब। अब चलेंगे नेक्स्ट कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन था? ये सवाल है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन था? ये सवाल पूछ दिया आपसे एग्जाम में कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको मालूम होना चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी बैंकों मतलब 1969 की बात है ना, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा। कौन सा? एल.के. झा। एल.के. झा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नहीं कि आपको पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, लेकिन यहाँ पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण समय आरबीआई के गवर्नर कौन था? तो एल.के. झा। क्लियर है? एल.के. झा। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अगर आपसे पूछे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और आपसे एग्जाम में पूछे 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980। क्लियर है? 1980। अब इसी टाइप पर और सवाल क्या पूछे कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर, इस तरह भी सवाल पूछ देता है एग्जाम में कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओस्मान स्मिथ। अब भारतीय अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत का जो अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल, तो क्या बोलते हैं सी.डी. देशमुख। क्या बोलते हैं? सी.डी. देशमुख भारतीय गवर्नर आरबीआई का प्रथम था। और प्रथम अगर अंग्रेज की बात है तो ओस्मान स्मिथ आरबीआई के गवर्नर, याद रखेंगे। अब क्या नेक्स्ट पूछ रहा है कि और इस पे पूछ दे कि आरबीआई, तो मालूम होगा कि आरबीआई जो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय। 1 रुपये से अधिक का दे तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इस तरह याद रखेंगे। भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। इस तरह ऐसे याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आरबीआई की स्थापना, एक और मोस्ट सवाल पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि आरबीआई की जो स्थापना किसके सिफारिश पर, किसके संतुति के आधार पर स्थापना की गई थी? तो हिल्टन आयोग। किसके सिफारिश पर? हिल्टन आयोग। उसका नाम है हिल्टन, याद रखेंगे। हिल्टन आयोग के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। क्लियर है? और एक और मोस्ट पूछता है कि जो ये रुपये जो लिखाता है, ये पूछता है परीक्षा में, जो रुपये का जो आपस सूचित करता है, ये डॉक्टर डी उदय कुमार ने ये किया था। ये इसके बारे में रुपये का प्रतीक जो हम लोग सूचित करते हैं इस तरह से, ये कौन? डॉक्टर डी उदय कुमार। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने एक पुस्तक भी आपका एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए मैंने एक पुस्तक भी डाल दिया है कि टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है? कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत मोस्ट याद रखेंगे ये सवाल कि टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे हमारे देश के कितने राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है।
अब चलेंगे नेक्स्ट, ये याद रखें टर्निंग पॉइंट पुस्तक कौन लिखा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब नेक्स्ट क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग, मैंने एक पॉलिटिकल साइंस से भी डाल दिया क्वेश्चन कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको है, ये सवाल आपका कि संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति संसद को है, किसको, संसद को है मेरे प्यारे बच्चों। आप कुछ देखिए वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10, कितनी है 10। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसके समक्ष राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं अरविंद पनगड़िया। क्लियर है। अब आपसे पूछे संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, ये भी मोस्ट है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना आपका जो हुआ था 1926, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन के तहत जो आयोग की स्थापना की गई थी। बट आपका एक ली कमीशन जो 1924 ली कमीशन बोलते हैं 1924। इस तरह आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा के आयोग की स्थापना के लिए जो बनाया गया विधि आयोग किसके सिफारिश, तो 1924, किसकी सिफारिश 1924। इस तरह पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 क्या बोलते 1924 विधि आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इस तरह ऐसे पूछते आपके एग्जाम में। और ये आपका लास्ट सवाल था कि संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति संसद को है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं 10, और 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। बस आज का जो मैंने सवाल आप लोगों के बीच में बनाकर लाया तो क्लियर है। बस आप लोग अगर लिखते जाएंगे तो भी उससे ज़्यादा फायदा करेगी, याद होते जाएंगे आप लोगों को। और घर पे स्टडी भी करना जरूरी है, घर पर जितने पढ़ेंगे, क्योंकि आपका फॉरेस्ट गार्ड और बिहार होम गार्ड जो बिहार पुलिस का सिलेबस है जस्ट वही सिलेबस आपका है। थोड़ा सा उसमें आपका कांस्टेबल से थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और बस आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा आप ज़रूर लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड क्लासेज।